नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही इस फेवरेट चैनल भारतीय एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम जानेंगे कर्ज और बचत के बारे में। ज्योतिष में क्या योग हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति पर हमेशा जीवन भर कर्ज की समस्याएं रहती हैं अथवा वो कभी ना कभी जीवन में इस समस्या से रूबरू अवश्य होते हैं, और कौन से वो योग हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कभी इन कर्ज जैसी समस्याओं में कभी नहीं फंसता। और अंत में जानेंगे वो उपाय जिसके द्वारा यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप किस प्रकार अपने आप को बाहर से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाले समय में और भी अन्य वीडियोज़ को आप मिस नहीं कर पाएँ। देखिए, कर्ज को देखने के लिए या फाइनेंस को देखने के लिए हमको ज्योतिष में मुख्य रूप से कुछ भाव हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा भाव, 11वां भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों को संज्ञान में लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी अध्ययन किए बिना हम नहीं समझ सकते कि व्यक्ति फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। और वो ग्रह कौन से महत्वपूर्ण बनते हैं जो ज्योतिष में कर्ज और सेविंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हैं शनि, राहु, शुक्र और बृहस्पति। इन ग्रहों को आपको देखना आवश्यक है, इनका अध्ययन करना आवश्यक है। यदि आप किसी पत्रिका में देखना चाहते हैं कि व्यक्ति कर्ज की समस्या से पीड़ित है तो उसको क्या वो समस्या से बाहर निकाल पाएगा अथवा जीवन में उसको ये समस्या फेस करनी पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन योगा योग की जो दर्शाते हैं कुंडली में किसी भी व्यक्ति की में यदि ये योग बनते हैं तो वह व्यक्ति को इस समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी 6वें भाव में चले जाए तो व्यक्ति को कर्ज को जरूर एक ना एक बार समस्या जीवन में आती है, या कभी ना कभी कर्ज से संबंधित समस्या उसको आ सकती है, क्योंकि 6वां भाव मुख्य रूप से कर्ज को ही दिखाता है। जब भी हम कर्ज की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्ज हो, किसी संस्था के द्वारा लिया हुआ लोन हो, या बैंक के द्वारा हो, या किसी साहूकार के द्वारा, या किसी भी प्रकार का फ्रेंड्स के द्वारा, कर्ज को देखने के लिए हम 6वां भाव देखते हैं। और 8वां भाव देखते हैं हम, जैसे कि आपके सडन एक्सपेंडिचर हो जाए, अचानक से दुर्घटनावश जो खर्च आपके आ जाते हैं जिनका आपको कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, उनको देखने के लिए हम 8वें भाव का विचार करते हैं। और 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है। यदि हमारी कुंडली में जो भी हमारी व्यय होता है उस भाव को देखने के लिए हम 12वां भाव लेते हैं। यदि आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी आपके 6वें भाव में चला जाए, द्वितीय भाव दिखाता है जो धन हमने एक्यूमुलेट किया है, जो हमने सेविंग्स है हमारी, उनको देखने के लिए हम द्वितीय भाव देखते हैं। पैतृक संपत्ति को द्वितीय भाव से देखते हैं, और धन को देखने के लिए भी द्वितीय भाव का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि वही 6वें भाव में चला जाए यानी कर्ज के भाव में चला गया तो व्यक्ति को समस्या अवश्य आएगी। इसी प्रकार यदि 11वें भाव का स्वामी भी 6वें भाव में चला जाए तो भी यह दिखाता है कि व्यक्ति को कि आय उसकी कर्ज में ही जा रही है। जैसे उनकी जितनी भी इनकम्स होगी, मंथली इनकम है, वो ज़्यादातर अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में या कर्ज को चुकाने के लिए व्यक्ति और कर्ज ले लेता है, यानी एक चक्र में फंस जाता है, दुष्चक्र में व्यक्ति कि इतना कर्ज बढ़ जाता है, या इधर से प्रेशर बढ़ा तो उधर से दूसरी जगह से कर्ज ले लिया, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसी हेरा फेरी चलती रहती है। यदि 11वें भाव का स्वामी 6वें भाव में चला जाए तो उसी प्रकार यदि दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति के अचानक से खर्चे आ जाते हैं जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है उनके पास, और वो खर्च कई बीमारी में हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को देखने को मिलता है कि जो खर्च कर रहे हैं उसको हम छुपा करके करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, और वो करने पड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर व्यक्ति की सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं।
तो भगवान जाने कब कौन की जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति बन जाए। तो इस प्रकार के बीमारी का, किसी भी चीज़ का, एक्सीडेंट का, किसी भी दुर्घटनावश अचानक से जो खर्च आ जाते हैं उनको हम 8वें भाव से देखते हैं। और उसी प्रकार यदि द्वितीय भाव का स्वामी और या 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है तो व्यक्ति की सेविंग्स नहीं हो पाती है। वो चाहे जितना प्रयास कर लें वो अपनी सेविंग्स नहीं बना पाते हैं। जितना धन आता है उससे पहले खर्चे तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या निश्चित रूप से बनी रहती है। उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है कि द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी 6वें भाव में है, तो आपको चाहिए कि आप किसी, जैसे आपके सामने कोई बिल्डिंग बन रही है तो आप उसमें फ्लैट ले लें और उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट देते रहें, या कोई ऐसी चीज़ गाड़ी खरीद लें। तो इससे आपके पास एक संपत्ति आ जाएगी और आपको अलग से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या आपका व्यय होता रहेगा और आपके पास एक संपत्ति एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो ये एक उपाय है जिससे हम प्रैक्टिकल उपाय है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इस प्रकार की समस्याओं से पूर्ण, क्योंकि जो ग्रह हैं वो तो अपना फल निश्चित रूप से देंगे और उनसे बचने के लिए हमको यही कुछ कर सकते हैं। यदि और भी चीज़ें हैं, जैसे यदि आपका लग्नेश मजबूत है तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप उनसे निकल जाओगे आसानी से। यानी चाहे कितनी भी स्ट्रगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन लग्नेश मजबूत होता है तो व्यक्ति चाहे बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी पार पा जाता है। और इसी क्रम में एक योग और है कि यदि आपका लग्नेश 6वें भाव में चला जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और उतार चढ़ावों में कर्ज का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कई व्यक्तियों के जीवन में कर्ज के कारण ही बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो यह भी एक योग बन सकता है, परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है कि व्यक्ति को कर्ज मिल जाए। और यदि पीड़ित कुपित शनि राहु 6वें भाव में हो तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या से दो चार होना पड़ता है। और ये समस्या इतनी भयानक भी हो सकती है कई बार कि व्यक्ति कर्ज से आजीवन उरण नहीं हो पाता है, हमेशा कर्ज बना रहता है। पीड़ित शनि अथवा राहु 6वें भाव में हो तो भी यह समस्या बहुत व्यक्ति को बना रहता है कर्ज कुछ ना कुछ। उनके लिए विशेष रूप से मैंने ये सलाह दे दी है कि वो अगर आपके पास कर्ज नहीं है तो आप, या आप पे संभावना है, योग है, इस कारण कर्ज रहता ही है आप पर, तो आप किसी बिल्डिंग में, कहीं भी फ्लैट में, कोई इंस्टॉलमेंट में ऐसी कोई वस्तु खरीद लीजिए जिससे आपको उसको देते रहेंगे और आपके पास एक संपत्ति बनी रहेगी। क्यों किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लिया जाए और उसको फिर आप चुकाते रहें जीवन भर, उससे तो यह बेहतर ही होगा। यह सुझाव मेरा। और यदि बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में अथवा द्वितीय भाव का स्वामी होकर 6वें भाव में चला जाता है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या तो निश्चित रूप से आएगी, पर बृहस्पति उस कर्ज को चुकवा देता है। यदि 6वें भाव में आपके किसी भी भाव का स्वामी होकर बृहस्पति यदि आ भी जाए तो आपको कर्ज की यदि समस्या है तो कर्ज बृहस्पति उससे आपको उरण करवा देगा। तो यह देखने को मिलता है, कई कुंडलियों में देखा है कि 6वें भाव में जब भी बृहस्पति होता है तो व्यक्ति को कर्ज नहीं मिल पाता है, कर्ज होता भी है तो आसानी से व्यक्ति उसको चुका देता है। अब यदि द्वितीय भाव में भी पीड़ित शनि राहु हो तो भी व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं के लिए अधिक परिश्रम, मेहनत, पराक्रम करना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति धन अर्जित कर पाता है। और कई बार व्यक्ति का जीवन में धन कमाने के लिए अधिक मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ती है। यह चीज़ देखने को आती है यदि राहु पीड़ित हो गया तो। और शुक्र की भी स्थिति देखना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र हमारे ऐश्वर्य और भौतिकता का सुख का ग्रह है। यदि शुक्र मजबूत नहीं है तो हम भौतिक सुखों को नहीं भोग पाएंगे, ऐसा देखने को आता है कई बार कुंडलियों में। अभी यह तो योग थे कर्ज के, और वो कौन से योग हैं जो व्यक्ति को कर्ज नहीं आने देते हैं, उन पर बात करें। तो यदि आपके 6वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज नहीं आता है कभी भी, क्योंकि आपके कर्ज का स्वामी ही आपकी व्यय में चला गया, यानी आपके कर्ज का व्यय हो जाएगा। तो आपके कर्ज टिक नहीं पाएंगे आसानी से, आप चाहे जितने बड़े बड़े कर्ज ले लें वो आसानी से टिक नहीं पाएंगे, उनका व्यय हो जाएगा। ऐसे कई बार देखने को मिलता है। राहु यदि आपके 11वें भाव में है
और वो अच्छी राशि में है, जैसे कन्या राशि में है, उच्च का राहु है और कोई खराब युति नहीं है, खराब ग्रह जैसे सूर्य राहु या मंगल राहु या तो ऐसी युति नहीं है, तो या अथवा शनि है 11वें भाव में, निश्चित रूप से ये शुभ फल देते हैं। और जब इनकी अंतर्दशा आती है, महादशा आती है, तो व्यक्ति को कई उन्नतियों के मार्ग मिलते हैं। राहु 11वें भाव में देखने में आता है कि कई निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार ऐसा अवश्य मौका देता है कि व्यक्ति को काफ़ी मात्रा में धन मिलता है और काफ़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट में धन मिलता है। इस प्रकार की संभावना 11वें भाव में राहु में कई कुंडलियों में देखी जाती है। जिन्होंने बड़ी बड़ी शिखर तक, ऊंचाई तक प्रसिद्धि हासिल की है, उनकी कई लोगों की कुंडलियों में 11वें भाव में राहु मिलता है। यह तो थे वो सभी योग। यदि आपके द्वितीय भाव, धन भाव, लाभ भाव जिनके स्वामी मौजूद हैं, तो सामान्य सी बात आप भी समझते होंगे कि वो व्यक्ति को धन की कोई समस्या नहीं आएगी। और लग्नेश मजबूत है, तो गुरु मजबूत है, तो गुरु क्योंकि हमारे एक तरीके से कह सकते हैं सात्विकता का कारक है, और गुरु अगर मजबूत है आपका, तो आप पर आसानी से कर्जे नहीं चढ़ पाएंगे और आप उनसे उड़ान हो जाओगे। आप धार्मिक कार्यों में व्यय करोगे। ऐसी कई चीज़ें रहती हैं जो गुरु ज्ञान का कारक है, क्योंकि गुरु होगा तो आपके पास ज्ञान मजबूत होगा और उसके कारण आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले पाओगे। ऐसे योग मिलते हैं। अब मैं उपाय की बात करता हूँ जो अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो कौन से, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ इन उपायों का बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप आस्था से करें, श्रद्धा से करें, तो बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। कई बार 90 से 95% तक आपको इन कर्ज की समस्याओं से दूर कर देगा। आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको केसर चढ़ाइए। केसर उनका तिलक उनके पैरों में लगाइए और फिर उसी केसर को अपने माथे पर लगाइए और गर्दन पर लगाइए। निश्चित रूप से आपको मंगलवार शनिवार आप यह करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा। शनि की आराधना भी कर सकते हैं। भगवान शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें। शनिवार को हो सके तो किसी को दान दें, तेल इत्यादि का दान दे सकते हैं। यह योग है। हनुमान जी की विशेष रूप से आपको आराधना करनी है। यदि आप कर्ज की समस्या से पीड़ित हैं, मंगलवार को विशेष रूप से तो आपको जाना ही जाना है और शनिवार को भी आपको अवश्य जाएं। और हनुमान जी पर हो सके तो एक ध्वजा भी अर्पित करें। इस पर कुछ भी ओम लिखा हो या स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, माह में एक मंगलवार को कर सकते हैं। या शिखर पर, मंदिर के शिखर पर आप लगा सकते हैं ध्वजा को। तो यह तो थे उपाय जिनके द्वारा आप कर्ज की समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो साथियों, आपको दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो वह भी बताइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को भी यह कर्ज की समस्या है उन तक यह मेरा वीडियो अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर उन लोगों के काम आ जाए। इसीलिए यह मैंने वीडियो बनाई है जो आपको और आप अन्य लोगों को कुछ, और मेरे द्वारा प्रभु श्री राम की कृपा से माध्यम बना करके कुछ भला हो जाए, तो मैं यही सोचता हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि चैनल के व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइब बढ़ाना, वो तो प्रभु की कृपा से आते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।